हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग समझेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। तो क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट the impact that individuals, groups and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness। क्या कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है सो एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, स्टडी दैट इन्वेस्टिंग, हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, खोज करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है, द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल्स का, किसी भी ग्रुप्स का और किसी भी स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में, वो बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के जो एफिशिएंसी है, जो उसके इम्प्रूवमेंट है, उसको किस तरीके से प्रभावित करती है, उसी को पढ़ने का जो फील्ड है उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कहे तो जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई डिपार्टमेंट है और किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ इस तरीके से एक जो है सो मेंबर्स का, जैसे 100 लोग हैं मान लीजिए, तो 100 लोग का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है सो क्या है, तो सीईओ है, इसके नीचे जो है सो 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, और फिर इसके नीचे 24 लोग, इसके नीचे 24 लोग, इसके नीचे 24 लोग, इसके नीचे 24 लोग, ये 100 मतलब 101 लोग जो है सो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो ये आपस में इस 24 का क्या बिहेवियर है, इस 24 के, ये दूसरा टीम वाला 24 के साथ क्या बिहेवियर है, इसका इसके साथ क्या बिहेवियर है, इसका इसके साथ क्या बिहेवियर है, मतलब इन सबों का क्या एक दूसरे से बिहेवियर है, इन सबों का एक दूसरे से क्या बिहेवियर है, इनका इससे क्या बिहेवियर है, इसका इससे क्या बिहेवियर है, और इनका इस सब लोगों से कैसा बिहेवियर है। तो ये सारा लोगों का जो बिहेवियर है किसी भी संगठन में, उसी का जो स्टडी हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हम लोग ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है उसका आपस में बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रोथ है उसको किस तरीके से प्रभावित करती है, क्या इसमें महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हिस्ट्री इसका चले आ रहा है, कैसा जो है सो पहले कैसा होता था, उसका क्या ट्रेंड्स फॉलो हो रहा है। और इसी सब को देखने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का जो है सो डेवलप मतलब इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। और फिर हम लोग इसमें यही सीखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैसे प्रभावित करती है ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को, क्या उसका रोल है। OB स्टडी द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस ऑफ पीपल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन में OB जो है सो में हम लोग पढ़ते हैं बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है और फिर उसका परफॉर्मेंस क्या है। दिस फील्ड पुट्स द लेंस ऑफ एनालिसिस, मतलब ये एक तरीके का क्या है, लेंस है किसका, एनालिसिस का, ऑन हाउ एम्प्लॉयज वर्क कंट्रीब्यूशन टू और डिट्रैक्ट फ्रॉम द इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे किसी भी एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से प्रभावित होता है करता है प्रोडक्टिविटी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम लोग ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट संगठन में किस तरीके से संगठन को प्रभावित करती है। संगठन को प्रभावित करने का मतलब उसके एफिशिएंसी को किस तरीके से प्रभावित करती है। इंपॉर्टेंस समझते हैं सबसे पहले, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। OB हेल्प्स मैनेजर्स अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, इनेबलिंग देम टू डिजाइन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी दैट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से मैनेजर इस बात को समझता है कि एक्चुअली में उसके अंदर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय वो किस तरीके से मोटिवेट होंगे, ठीक, वो कैसे सिस्टम को डिज़ाइन करे या फिर किस तरीके का स्ट्रेटेजी लगाए जिससे इम्प्रूव हो क्या चीज़, उसका परफॉर्मेंस।
तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इंप्रूविंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, उसके लिए ओबी को समझना जरूरी है। ओबी हेल्प्स मैनेजर, मैनेजर को हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर समझना, कि वो जिससे ये चीज समझ पाता है कि कैसे मोटिवेटेड रहेगा उसका एम्प्लॉयज, और कैसे वो इस तरीके का सिस्टम को डिजाइन करे जिसके कारण, या फिर एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाए जिस स्ट्रेटेजी के कारण क्या हो सके, तो इंप्रूव हो सके। क्या इंप्रूव होगा, तो परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब मैनेजर किस तरीके से एक सिस्टम बनाए, मतलब इस तरीकों को समझे, अगर ओबी को समझेगा तो वो क्या कर पाएगा, तो एक ऐसा सिस्टम बनाएगा कि उसका एम्प्लॉय कैसे, वो समझेगा सबसे पहले कि कैसे उसका एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है ना, कि क्या चीज ऐसा है, वो भी हेल्प्स मैनेजर स्टैंड व्हाट मोटिवेट्स एम्प्लॉय, क्या मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को। इनेबल देम डिजाइन अ सिस्टम, जिसके कारण वो क्या करेगा, इस चीज के लिए ये होगा कि इनेबल होगा कि भाई एक सिस्टम डिजाइन किया जाए, और ऐसा सिस्टम डिजाइन करे जो, या स्ट्रेटेजी को डिजाइन करे जो क्या करे, इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को। बाय एनालाइजिंग बिहेवियर मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई एंड एड्रेस बैरियर्स टू प्रोडक्टिविटी। बिहेवियर को ही समझ करके वो इस बात को आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या एक्चुअली में बैरियर्स है, किसके बीच में बैरियर्स है, प्रोडक्टिविटी के बीच में। जब मान लीजिए उसका एम्प्लॉय अगर का प्रोडक्टिविटी डाउन हो रहा है, तो ओबी को समझ करके मैनेजर्स जो है सो क्या कर सकता है, तो वो समझ सकता है कि क्या बैरियर्स है और उस बैरियर्स को हम कैसे हटाएं। ठीक, तो ये है इंप्रूविंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं इनहेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। अगर जाहिर सी बात है कि ओबी जिसे इनहेंस होगा किससे, इससे क्या चीज, तो ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस। अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है उसको समझा जा सकता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में क्या कम्युनिकेशन है उसको समझा जा सकता है। डायनामिक्स कैन लीड टू बेटर डिसीजन एंड मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओबी अगर समझेगा ऑर्गेनाइजेशन का लोग, तो वो समझेगा कि एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, उसके बाद क्या कम्युनिकेशन है, क्या डायनामिक्स है, जिसके कारण जो है सो अच्छा डिसीजन लेगा और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। ओबी हेल्प्स अलाइनिंग इंडिविजुअल गोल्स। ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से ही पता चलता है कि इंडिविजुअल का जो गोल है उसको अलाइन करना है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। तो इंडिविजुअल, ओबी हेल्प्स अलाइन इंडिविजुअल गोल्स, मतलब हर इंडिविजुअल का क्या गोल्स है, और इंडिविजुअल का गोल्स सब अगर अलाइन होकर काम करेगा विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जिससे क्या होगा कि एक अच्छा जो है सो काम करने का जो जगह है वो बनेगा और अच्छा डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। इसके बाद क्या है, फॉस्टरिंग टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। अगर मान लीजिए कि टीम है और टीम में लोगों के बीच में अगर बिहेवियर ठीक नहीं है, तो क्या होगा कि वो टीम ही नहीं काम कर पा रहेगा, टीम ही नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो वो भी स्ट्रेटेजिक ग्रुप बिहेवियर्स हेल्पिंग मैनेजर्स टू बिल्ड कोहेसिव एंड इफेक्टिव टीम्स। मैनेजर्स को ये मदद करता है कि एक अच्छा और इफेक्टिव टीम आप बनाइए। इट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट, जिससे लोगों का ट्रस्ट हो, कोलैबोरेशन हो और कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन हो, मतलब लोग आपस में विवाद ना हो, लोग सपोर्टिव हो और एक दूसरे के साथ मिलकर के एक अच्छा टीम बनाए। इसके बाद अडेप्टिंग टू चेंज इन टूडेज डायनामिक इन्वायरमेंट। आज के डायनामिक इन्वायरमेंट ओबी इक्विप्स ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज चेंज इफेक्टिवली। मतलब ओबी के कारण ही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझने के बाद जो चेंजेस है उसको जल्दी से अडेप्ट करने का जो क्षमता है वो देता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रेसिस्टेंस टू चेंज एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू ओवरकम इट। ओबी से ही पता चलता है कि आखिर अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई बदलाव लागू नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं लागू हो रहा है और फिर उसका क्या प्रॉब्लम है, और उसको अगर सॉर्ट आउट किया जाएगा तो फिर उस बदलाव को आसानी से लागू किया जा सकता है। तो ये हमको ये भी बताता है कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में, और जो बदलाव है उसको अडॉप्ट करने में और डेवलप कर सकते हैं इससे हमको स्ट्रेटेजी, जिससे हम उससे क्या कर सकते हैं, तो निकल सकते हैं। तो ओबी जो है सो अडेप्टिंग चेंज, मतलब कोई बदले से मान ली नया तकनीक आ रहा है, तो आप लोग है कर्मचारी वाले हमको नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा है वो बोलेगा कि नहीं अच्छा है हम तो सीख लिए। तो अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और इस चीज़ को पता चल जाए कि हाँ ये अगर नहीं सीखा है तो क्यों नहीं सीखा, और ये सीखा है तो क्यों सीखा है, इस चीज़ का अगर पता चल जाए मैनेजर को, तो फिर वो निश्चित रूप से एक अच्छा डिसीजन ले सकता है कि जो लोग नहीं सीखा उसका एक बार ट्रेनिंग करवा देते हैं, या फिर जो सीखा उसके साथ पेयरिंग कर देते हैं, किसका किसके साथ जमता है, नहीं जमता है तो क्यों नहीं जमता। तो ये चीज़ से वो चेंजेस को अडॉप्ट कर सकता है।
इसके बाद है इनहेंसिंग लीडरशिप इफेक्टिवनेस, वो भी प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से ही पता चलता है कि अलग अलग तरह का लीडरशिप स्टाइल्स अगर हम लगाते हैं तो उससे क्या हम लोग को आउटकम्स आ रहा है। इट हेल्प्स लीडर्स इंस्पायर, लीडर्स इससे जो है सो लीडर्स कैसे इंस्पायर्ड हो, कैसे इन्फ्लुएंस हो एंड मैनेज देयर टीम्स मोर इफेक्टिवली। मतलब वो भी अगर पता होगा ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर लोगों को पता होगा, मैनेजर्स को, लीडर्स को, तो एक अच्छा जो है सो इंस्पायर कर पाएगा टीम्स को, उसके बाद इन्फ्लुएंस कर सकता है और मैनेज कर सकता है टीम्स को इफेक्टिवली। इसके बाद है आपको इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है, तभी लोग एक दूसरे से अपना जो थॉट्स है, विचार है, उसको रख पाएगा और उससे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट संभव है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही क्रिटिकल है ऑर्गेनाइजेशन में। वो भी आइडेंटिफाइज बैरियर्स, क्या बैरियर्स और आखिर कम्युनिकेशन में, और एंड प्रोपोजेज स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूवमेंट। वो भी जो है सो ये प्रोवाइड करता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है क्या बैरियर है, और फिर ये क्या करता है, प्रपोज करेगा कि क्या स्ट्रेटेजी को आप लाएं जिससे क्या हो, इंप्रूवमेंट हो। ठीक। इट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन, ये हम लोग को ये बताता है कि ओपन, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता और फीडबैक रिच कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़, ओपन, ट्रांसपेरेंट और फीडबैक रिच। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है सो कोई चीज़ है, कोई लागू हुआ, कोई कानून लागू हुआ, कोई पॉलिसी है, कोई चीज़ है, तो फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। अगर फीडबैक हुआ तभी पता चलेगा एक्चुअली में वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो फीडबैक रिच होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बॉस को देख रहे हैं तो वो अच्छा नहीं भी चल रहा है फिर भी अच्छा बोल रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। और ओपन कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है सो अगर अच्छा होगा तो क्या होगा, इफेक्टिव ग्रोथ होगा कंपनी का। इसके बाद है प्रमोटिंग एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन एंड वेलबींग। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है सो बाय अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स, ये समझे क्या फैक्टर्स है दैट इफेक्ट्स जॉब सेटिस्फेक्शन, क्या चीज़ लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन दिला रहा है। वो भी हेल्प्स क्रिएट अ वर्क इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से ही एक वर्क इन्वायरमेंट ऐसा बनता है जो कंडक्टिव टू एम्प्लॉयज वेलबींग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग भी एम्प्लॉय काम करें उसके अच्छा के लिए क्या चीज़ है। तो ये जॉब सेटिस्फेक्शंस तक पहुंचने के लिए ओबी को समझना जरूरी है। सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज आर मोर प्रोडक्टिव, इंगेज एंड लॉयल। आपको पता होना चाहिए कि अगर एम्प्लॉयज आपका क्या है, सेटिस्फाई होगा, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा इंगेज रहेगा और ज़्यादा क्या रहेगा, लॉयल रहेगा। तो सेटिस्फाइड एम्प्लॉय का होना जरूरी है। और एम्प्लॉयज सेटिस्फाई कैसे होगा, तो एम्प्लॉयज के लिए जो है वेल बीइंग, अच्छा काम करेंगे आप, एम्प्लॉयज वेल बीइंग के लिए काम करेंगे। और एम्प्लॉयज वेल बीइंग के लिए काम करने का मतलब है उसके लिए अच्छा एक क्रिएट वर्क इन्वायरमेंट, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट बनाएंगे। और अच्छा वर्क इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या जरूरी है, तो वो भी जरूरी है। तो बाय अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स दैट इफेक्ट टू सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन को जो इफेक्ट करेगा वो क्या इफेक्ट करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और अगर इफेक्ट करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को आप समझेंगे तो अच्छा वर्क इन्वायरमेंट बनाएंगे। और वर्क इन्वायरमेंट बनाएंगे तो क्या होगा, जॉब का सेटिस्फेक्शन होगा। और जॉब सेटिस्फाइड जो एम्प्लॉय होगा वो ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा इंगेज्ड होगा और ज़्यादा लॉयल होगा। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं 8th नंबर पॉइंट में मैनेजिंग डाइवर्सिटी। अब देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये होना चाहिए कि आप अलग अलग परिवेश से, अलग अलग जो है सो रीजन से आए हुए लोगों का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव होना चाहिए। तो वो भी जो है सो ये बताता है कि वैल्यू क्या है डाइवर्सिटी का, अलग अलग विविधता के लोगों का क्या वैल्यू है। इंक्लूजन इन वर्क प्लेस, क्या उसमें वर्क प्लेस में उसका योगदान है। इट प्रोवाइड्स टूल्स टू मैनेज अ डाइवर्स वर्क फोर्स इफेक्टिवली, अलग अलग परिवेश से आए लोगों को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें। रिड्यूसिंग बाइसेस एंड फॉस्टरिंग इक्वलिटी, क्या कर रहा है कि बाइसिंग नहीं होना चाहिए और फिर जो है सो इक्वलिटी कैसे मेंटेन रहना चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग को बताता है कि मैनेज करेंगे। इनहेंसिंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी, आप जैसे किसी का कोई इनोवेट कर रहा है, कोई नई चीज़ों को लेकर के आ रहा है तो उसको इनहेंस करना चाहिए कि भाई इनकरेज करना चाहिए। वो भी एक्सप्लोर वेज टू इनकरेज करे क्रिएटिविटी को। और इनोवेटिव विथ टीम्स, टीम में कोई अगर कुछ नया कर रहा है, कोई इनोवेट कर रहा है तो उसको इनकरेज करें, इंडिविजुअल, टीम या इंडिविजुअल। इट फॉस्टर एनवायरनमेंट वेयर न्यू आइडियाज कैन
फ्लोरिश, मतलब जहाँ नए जो विचार है उसको जो है सो नेचर किया जाए, उसको जो है सो ये क्या बोलते हैं, सपोर्ट किया जाए। तो ये इनहेंसिंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी। इसके बाद है रिड्यूसिंग वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट्स। वो भी जो है सो प्रोवाइड करता है क्या चीज़, फ्रेमवर्क, कि आप आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स कंस्ट्रक्टिवली, मतलब कंस्ट्रक्टिवली आप जो है सो कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें, और उसके लिए एक फ्रेमवर्क देता है कि सबसे पहले कैसे आप कोई कन्फ्लिक्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। इट इम्प्लाइजेस नेगोशिएशन, मतलब एक जो है सो नेगोशिएशन करके, मेडिटेशन और कोलैबोरेशन, ये सारा चीज़ करके आप जो है सो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने सीखा 10 पॉइंट के अंतर्गत कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। ठीक है, ओके, थैंक यू।